हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। शॉर्ट वीडियो, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो मैंने अपनी जो क्लास प्लस ऐप पे मेरी ऐप है डॉक्टर अशोक कुमार राणा, गूगल स्टोर से जो मिलेगी आपको, उससे मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है इन टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें डिटेल्ड ब्रोंकियल एस्थमा पे डिस्कस किया हुआ। सो इट इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर यू, so that you can go in for detailed video from the app, that is Dr. Ashok Kumar Rana. So bronchial asthma, as you know, is commonly known as asthma. आमतौर पे हम उसको एस्थमा कहते हैं या दमे के मरीज बीमारी कहते हैं, और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पिरेटरी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। जो हमारी रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेकिया, ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, दे गेट कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मीन्स उनका जो ल्यूमन नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। और वो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स हाइपर रिएक्टिविटी टू द एलर्जीज। जिसको के पेशेंट सेंसिटिव है उन एलर्जेंस के एक्सपोजर की वजह से, जो वो इंटरनल लाइनिंग ऑफ एयरवेज है दैट गेट्स इन्फ्लेम्ड, जिसकी वजह से वो उसका पैसेज नैरो हो जाता है। और पैसेज नैरो होने से क्या है कि पेशेंट को मैनी टाइम्स सांस लेना पड़ता है। मैनी टाइम्स का मतलब टैकिपनी, सांस ज्यादा बार लेना पड़ता है उतनी ही ऑक्सीजन लेने के लिए, और उसको चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, जैसे छाती जकड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं। एंड कफ आता है। कफ जो होता है बड़ा स्केंटी स्पूटम होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा बलगम आएगी, और अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4-5 बजे पेशेंट को होता है। और इसके साथ साथ पेशेंट की जब सांस लेता है तो उसमें आवाज आती है, जिसको हम कहते हैं व्हीज कहते हैं। तो ये 4 जो मेन सिम्टम्स एंड साइंस जो हैं, फीचर्स हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइटनेस इन द चेस्ट, कफ, व्हीज, एंड उसके बाद पेशेंट को ब्रेथलेसनेस। तो ये 4 फीचर्स जो होते हैं, ये पेशेंट को जो एस्थमा का केस बनाते हैं। और एस्थमा की 2 वैरायटीज हैं, एक चाइल्डहुड एस्थमा होता है, एक एडल्ट एस्थमा होता है। चाइल्डहुड एस्थमा जो होता है उसमें बच्चों को जो अर्ली पीरियड में सांस की तकलीफ होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जिसमें के पोलन्स का रोल और उन सब चीज़ों का रोल है जो एलर्जीज। वेयरएज जो एडल्ट ऑनसेट एस्थमा है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक एस्थमा। उसमें एक्सट्रिंसिक एस्थमा में ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, वेहिकुलर ट्रैफिक पॉल्यूटेंट्स, या फिर मेडिसिन हो गई, एस्प्रिन हो गई, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई कुछ। सो ये जो चीजें हैं दे एक्ट एज ट्रिगर फैक्टर्स इन एक्सट्रिंसिक एस्थमा और एडल्ट ऑनसेट एस्थमा। जो चाइल्डहुड ऑनसेट एस्थमा है उसमें इंट्रिंसिक एस्थमा भी कहते हैं, उसमें पोलन्स, हाउस डस्ट माइट, ये सारी चीजें काम करती हैं। उसमें हमारे को फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है, मदर में हो सकती है, फादर में हो सकती है एलर्जी, और साथ में ये नहीं कि सांस की एलर्जी होगी, उनको स्किन की एलर्जी हो सकती है, प्रोराइटिस हो सकती है, नाक की एलर्जी हो सकती है। कहते हैं छींकें बहुत सारी आती हैं, पेशेंट कहता है कि मैं नहा के निकलता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत छींकें आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंट्रिंसिक एस्थमा में होती है। सो 2 टाइप्स ऑफ एस्थमा मैंने आपको बताए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में एक डायग्नोज वो भी हुआ कि एस्थमा जीन भी हमें मिली, कुछ पेशेंट्स में एस्थमा जीन भी फाइंड आउट हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ब्रोंकियल एस्थमा को हम क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं। देन उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम करते हैं इसका, हम स्पायरोमीट्री करते हैं।
स्पायरोमीटर इज लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उस टेस्ट में पेशेंट को हम मशीन से ऐसे करके सांस लेने को कहते हैं, उसको हम कहते हैं FEV1, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड, देन फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, और फिर इन तीसरा टेस्ट होता है इन दोनों की रेशो FEV1 बाई FVC। तो इन दोनों की रेशो और ये तीनों टेस्टों को हम लेके पेशेंट का डायग्नोज करते हैं। एंड एक चीज और भी देखना होता है, रिस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, इनहेलेशनल ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, जैसे नेबुलाइजर, हम वो इनहेलर्स दे दिए पेशेंट को, दे के हमने पहले बेसिक लिया, फिर दवाई दी, 15-20 मिनट के बाद उसका दोबारा टेस्ट किया, तो उसमें रिवर्सल ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आपको मिलेगी। तो जब वो चीज आपके सामने आएगी तो दैट मेक्स अ डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा के जो पेशेंट में टोटली रिवर्सिबल होता है। इसको हम कंपैरिजन करते हैं COPD से। COPD में द एस्थमा इज, एस्थमा आई डोंट वांट टू say the word asthma, I want to say bronchoconstriction. In COPD, bronchoconstriction is not totally reversible, it is partially reversible। मतलब inhaled bronchodilators दिए हमने, COPD में पेशेंट की bronchoconstriction पूरी रिलीव नहीं हुई। So this is the important difference between COPD and bronchial asthma। तो ये दो चीजों को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कैसे। उसके बाद अदर टेस्ट, हमें एलर्जी टेस्ट, स्किन एलर्जी टेस्ट, हम पिन प्रिक से यहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं एलर्जेंस के, मल्टीपल इंजेक्शंस, और हम देखते हैं कि कौन कौन सी एलर्जी हमें मिली। या ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है, अहमदाबाद से हम करवाते हैं, जिसमें कि इनहेलेशन, इंजेक्शन, एक्सपोजर, स्किन की चीज़ें, वो सारी चीज़ों का वो टेस्ट करते हैं, जिससे कि वो पता लगता है कि भाई ये पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है। और उसके बाद जब पेशेंट को डायग्नोज कर लिया तो फिर हमें इसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, XHS में यूजली कुछ मिलता नहीं फाइंडिंग, क्योंकि दे आर नो परमानेंट चेंजेस। दीज जो चेंजेस मैं बताया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी टेम्परेरी चेंजेस हैं। जब पेशेंट को एक्सपोजर होता है एलर्जन से तभी वो पेशेंट को होंगी, उसके बाद रिवर्ट हो जाए। तो अब इसके बाद मैनेजमेंट इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम स्टेप्ड अप्रोच यूज करते हैं। स्टेप्ड अप्रोच का मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। नो बेसिक ड्रग्स 3 तरह के अवेलेबल हैं हमारे पास। पहले तो इनहेलेशनल ड्रग्स हैं, सेकंड इज ओरल और सिस्टेमिक यूज ऑफ द ड्रग्स। इनहेलेशनल ड्रग्स को हम कैसे दे सकते हैं, 3 मेथड्स हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, नेबुलाइजर। और उधर ओरल ड्रग्स जो हैं, सिस्टेमिक ड्रग्स, वो हम थ्रू माउथ इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। अब जो इनहेलेशनल ड्रग्स हैं उसमें 3 तरह की आती हैं। एक तो आती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये ड्रग्स जो हैं ये इनहेलेशनल फॉर्म में दी जाती हैं। शॉर्ट एक्टिंग साबा कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग लाबा, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशनल, ICS, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और उधर जो है ओरल ड्रग्स में हम अगर पेशेंट को सुपर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स प्लस सिस्टेमिक ब्रोंकोडाइलेटर्स लाइक थियोफाइलिन, साल्ब्यूटामॉल, टेर्ब्यूटालिन एक्सेट्रा, then mucolytic agent like acibrophyllin, then montelukast जो हम उसको एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करने के लिए देते हैं, एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स लाइक फेक्सोफिनाडिन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन एक्सेट्रा हम पेशेंट को देते हैं। तो स्टेप्ड अप्रोच में स्टेप 1 अप्रोच वो होती है जिसमें कि पेशेंट को जो अटैक है वो माइल्ड अटैक है और ऑफ एंड ऑन होता है। उसमें जब पेशेंट को अटैक हो तब हमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, हमें साबा का इनहेलर देना है, और साथ में हमें पेशेंट को लाबा का इनहेलर अगर जरूरत पड़े तो दे सकते हैं, नहीं तो SOS हमें साबा का इनहेलर देना होगा। सेकंड है जिसमें कि मॉडरेट डिग्री ऑफ
ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है पेशेंट को, बट उसमें परसिस्टेंट रहती है, उसमें हम पेशेंट को लाबा एंड लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स देंगे प्लस साबा का एसओएस इस्तेमाल किया। एसओएस का मतलब जब ज़्यादा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो तो हम साबा का यूज़ करें। थर्ड इज मॉडरेटली सीवियर, उसमें हम लाबा प्लस लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स को तो कॉम्बिनेशन बना के देंगे एंड साबा को भी हम साथ में यूज़ करेंगे, प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिस्टेमिक फॉर्म में भी हमें देने पड़ेंगे फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो दैट टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी टू द एलर्जीज। जैसे वो पेशेंट रिकवर करेगा स्टेरॉइड्स को टेपर ऑफ करेंगे और जो दूसरी ड्रग्स हैं उनको धीरे धीरे करके कम करके हम उसको देंगे। फोर्थ इज जो पेशेंट को ठीक नहीं होता, वो पेशेंट को परसिस्ट करता रहता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत होती रहती है, उस पेशेंट में हमें ओरल स्टेरॉइड्स प्लस हमें ओरल ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स डालनी पड़ती, लाइक डेरिफाइलिन, साल्ब्यूटामॉल का कॉम्बिनेशन, सुमावेंट और म्यूकोलिटिक एजेंट्स, ये सब हमें देने पड़ते हैं। प्लस हमें इनहेलेशनल थेरेपी यूज करनी पड़ती है, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीएस एंड लॉन्ग एक्टिंग प्लस एसएबी साबा एसओएस। तो ये हमारी अप्रोच जो होती है पेशेंट के लिए स्टेप्ड अप्रोच कहते हैं। इसकी डिटेल्स मैंने अपनी उस वीडियो में दे रखी है जो आपको क्लास प्लस ऐप पे मिलेगी जब आप उस कोर्स को परचेज करो। उसके बाद हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो भी ये ड्रग्स हैं इनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा इनहेलर जो आपने एडवाइस किया क्या ये लग तो नहीं जाएगा, हमें हमेशा ही लेना पड़ेगा? तो उसको ये सवाल का जवाब देना होता है कि भाई आपकी बीमारी जो है ये आपकी एक इलनेस जो एसओएस इलनेस है जो कि आपको एक्सपोजर की वजह से होती है। तो जैसे आपको उस एरिया में एक्सपोजर होती है तो आपको दवाई लेनी पड़ती है। और इसमें क्योंकि ये डोजेज माइक्रोग्राम में होती है, जैसे कि 200 माइक्रोग्राम 250 माइक्रोग्राम की डोज होती है इनहेलर्स में, तो उनका जो साइड इफेक्ट है बहुत लंबे अरसे बाद होता है, आफ्टर मैनी ईयर्स। वेयर एज ओरल ड्रग्स जैसे कि डेरिफाइलिन रिटार्ड 150 की, डेरिफाइलिन रिटार्ड 300 मिलीग्राम की, साल्ब्यूटामॉल, एस्थेरिन, एसए, लॉन्ग एक्टिंग 4 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम, ये ड्रग्स जो हैं इनके साइड इफेक्ट जल्दी होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट को कन्विंस करना होता है हमें कि भी यू आर टू टेक इनहेलर्स एंड ओरल ड्रग्स शुड बी मिनिमाइज जब तक कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते विद द कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन। उसके बाद जो पेशेंट को ओरल ड्रग्स हमें लेनी पड़ती है उनमें कॉमन साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बीटा एगोनिस्ट जो होते हैं साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन और साल्बिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल, जो ये ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट जो हैं जैसे कि फाइन ट्रेमर्स होते हैं। पेशेंट कहता है कि मेरा शरीर डॉक्टर साहब हिलता है, सच टाइप ऑफ थिंग, मैं कप उठाता हूँ तो ऐसे लगता है मेरा कप हिलता है, मेरे सारा शरीर कांप रहा है। सेकेंड होता है कि टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि ये बीटा एगोनिस्ट है। और उसके बाद कई बार पेशेंट को जनरल वीकनेस रहती है कि पेशेंट को लगता है कि मैं शरीर में ताकत नहीं है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स। सो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं बट दे आर नॉट वेरी सीरियस साइड इफेक्ट। कुछ पेशेंट्स जो सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा उनमें टैकीकार्डिया या ये हाथ वाला ये साइड इफेक्ट कई फील करते हैं कि ज़्यादा है, तो उनमें हमें उस ड्रग को मिनिमाइज करना होता है या उसको हमें बंद करके उसका ऑल्टरनेटिव शुरू करना। और जो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, मूनिंग ऑफ फेस, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, इवन डायबिटीज कैन ऑल्सो बी लेटर ऑन स्टेज पे आ सकती है। ये जो साइड इफेक्ट्स स्टीरॉयड्स के हैं दे आर वेरी मिनिमम विद ओरल with inhalational steroids as compared to oral steroid। अगर हम प्रेडनिसोलोन की गोली या मेड्रोल की गोली, मिथाइल प्रेडनिसोलोन की टैबलेट ले रहे हैं, उसके लेने से ये साइड इफेक्ट जल्दी होते हैं एज कंपेयर टू इनहेलेशनल ड्रग्स
जो कि हम स्टीरॉयड के ICS के इनहेलर्स या हम नेबुलाइजर में डाल के देते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि भी हमें जो भी ओरल ड्रग्स देनी है उसको एक फिक्स टेन्योर के लिए देनी है, एक्सेप्ट इन पेशेंट्स जिनमें के बहुत ज़्यादा एस्थमा का परसिस्टेंस रहती है, उनमें हमें देनी पड़ती है, रेगुलर देनी पड़ती है। और पेशेंट को हमें साइड इफ़ेक्ट के बारे में आगाह भी करना पड़ता है कि आपको ये कुछ हो सकता है। साथ में हमें इसके अलावा, ये तो फार्मेकोलॉजिकल हो गया ट्रीटमेंट, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स हम क्या ले सकते हैं पेशेंट को कि उसको अटैक कम से कम पड़े। एक तो उसको चाहिए कि स्मोकिंग अगर करता है तो ही शुड अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करे सेसेशन। नंबर 2, जो एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, वेहिकुलर पॉल्यूटेंट्स, या कहीं किसी फैक्ट्री में जा रहा है, वो सब चीज़ें उसको अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 3, किसी को अगर कोई चीज़ खाने से एलर्जी है, जैसे कि चीज़ है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, सी फूड्स हैं, एग का प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, इन चीज़ों से कई बार कुछ पेशेंट्स को एलर्जी होती है। सो वो हमें नोट करना है कि भी जैसे मैंने आज ये चीज़ खाई, कल मेरे को अटैक हो गया, तो वो चीज़ को हमें आगे नेक्स्ट फ्यूचर में उसको टोटली अवॉइड करना। और इसी तरह से हमें सूंघने वाली चीज़ें जैसे डियो है, परफ्यूम हमने अपनी बॉडी पे लगाया, ऑयल लगाया हमने, जो परफ्यूम्ड ऑयल आते हैं आजकल, नवरत्न तेल जैसे आ गया, उसमें बहुत सारा स्मेल है। कुछ पेशेंट को वो स्मेल से भी एलर्जी होती है। मेरे पास एक पेशेंट आता जिसको पेट्रोल से एलर्जी थी। जब वो बाइक में पेट्रोल भरवाने जाता था तो जैसे वो फ्यूम्स की हवा में उड़ते हैं वेपर्स, उसको एकदम सांस हो जाता था, तो ही कुड नॉट गेट इट फिल्ड। और एक और पेशेंट ऐसी थी जो कि किचन में जाती थी, तो किचन में जाते ही उसको जैसे हल्दी का जो भी हम डालते थे किसी भी सब्जी में, उसको हल्दी से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। तो वो हल्दी का, हम सब्जी में, हर सब्जी में हल्दी डलती, तो वो लेडी बेचारी अपने किचन में जा नहीं पाती। तो इस तरह के भी पेशेंट्स होते हैं, केसेस होते हैं जिसमें एलर्जी डिफरेंट टाइप की होती है। तो अगर वो पॉसिबल हो सके तो अच्छी बात। उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए, चेस्ट एक्सरसाइजेज जो हमें ये वाली प्राणायाम होते हैं, लोम विलोम जो पतंजलि वाले हमें गुरु रामदेव जी बताते हैं। और सिमिलरली हमें मॉर्निंग वॉक, ये सब कुछ करना चाहिए। परंतु ये सब एक्सरसाइजेज हमें जब ठीक ठाक हो तब करनी, जब हमें एक्यूट अटैक है तब नहीं करनी। और जब सेकंड बात ये कि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो भी हमें थोड़ा लेट जाके एक्सरसाइज करनी है, अर्ली मॉर्निंग में नहीं, जबकि फॉग हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो एक्सरसाइज अवॉइड करनी। तो इन एक इम्पॉर्टेंट और रह गया कि जो पेशेंट ओवरवेट है, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ कॉजेज लंग्स कैपेसिटी को कम कर देती है, क्योंकि उसको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है बॉडी को ऑक्सीजन देने के लिए। तो ओबेसिटी को भी हमें ख्याल रखना है। एंड साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो भी कोई हमारी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वी शुड आल्सो टेक केयर ऑफ इट इन ए प्रॉपर वे बाय गेटिंग कंसल्ट फ्रॉम ए फिजिशियन। सो इन शब्दों के साथ आज का मैं टॉपिक यहीं पे विराम करूँगा और आपको एक बार फिर ये कहूँगा कि गो टू माई ऐप एट गूगल प्ले स्टोर डॉक्टर अशोक कुमार आनंद, एंड मैं उसमें लिंक दूंगा इस वीडियो में, और उस पर आप अपने आप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज करें। आप 4-5 बच्चे अगर मिलके कर सकते हैं तो उनको डिस्काउंट मिल सकता है। यू कैन पुट इट इन माई कमेंट बॉक्स, आई कैन गिव यू द डिस्काउंट। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।